हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सभी इसी कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी हाल में भारत और रूस को अलग किया जाए ताकि भारत तेल न खरीदे और पुतिन की जेबें खाली की जा सकें ताकि यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द थामा जा सके। लेकिन इधर भारत की चालें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। रूस को चुपचाप हथियार पहुंचाना ये इशारा कर रहा है कि भारत नहीं चाहता कि यूक्रेन युद्ध में उसका पुराना दोस्त रूस हार जाए और अमेरिका की तानाशाही पूरी दुनिया में गूंजने लगे। शायद यही वजह है कि भारत की कंपनियां बिना शोर किए, बिना कोई हल्ला मचाए, छुपते छुपाते विस्फोटक भेज रही हैं ताकि रूस की स्थिति मोर्चे पर कमजोर न हो बल्कि और मजबूत बनती जाए। और अब इस खामोशी की दीवार में सुराख हो रहे हैं, एक एक करके कई खुलासे सामने आ रहे हैं। उधर अमेरिका की हालत ऐसी नहीं है कि वह सीधे भारत को टारगेट कर सके, लेकिन फिर भी उसकी धरती से भारत को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ट्रंप के सबसे करीबी सांसद बोल रहे हैं कि वह भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, 500% टैरिफ लगा देंगे अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। यही नहीं, ट्रंप खुद भी गरज चुके हैं, बोल चुके हैं कि 50 दिन बाद अगर रूस लाइन पर नहीं आया तो जो भी देश उससे तेल खरीदेगा उसे 100% का टैरिफ झेलना पड़ेगा। एक तरफ ट्रंप की गरज, दूसरी तरफ नाटो की धमक। कहा गया कि मोदी तुरंत पुतिन को फोन करें, उन पर दबाव बनाएं ताकि वह यूक्रेनी युद्ध रोकने के लिए मजबूर हो जाएं। इतना ही नहीं, इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भारत में मौजूद रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। साथ ही यह भी तय कर लिया गया कि भारत में रूस से बना रिफाइंड तेल अब यूरोप नहीं खरीदेगा। इधर हालात गर्म थे और उधर मुकेश अंबानी सीधे रूस पहुंच चुके थे ताकि यूरोपियन प्रतिबंधों का कोई तोड़ निकाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारत में मौजूद रूसी तेल कंपनी नायरा ने भी अपने पेमेंट टर्म्स को अपडेट कर दिया है। अब पहले भुगतान जमा करो फिर ही तेल मिलेगा। यह कदम केवल भारत के लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी सीधी चेतावनी है। चालें चली जा रही हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक रहा है जो अब सामने आने ही वाला है। आइए जरा समझते हैं कि भारत ने रूस को कौन से हथियार भेजे हैं और ये हथियार कैसे रूस तक पहुंच रहे हैं। देखिए, दिसंबर महीने में भारत की एक निजी कंपनी आइडियल डेटोनेटर प्राइवेट लिमिटेड ने रूस को 2 बार एक बेहद खतरनाक विस्फोटक HMX यानी ऑक्टोजन सप्लाई किया। यह कंपाउंड आमतौर पर मिसाइल, टॉर्पीडो, रॉकेट मोटर और प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटकों में इस्तेमाल होता है, यानी यह सीधे तौर पर सैन्य हथियारों का हिस्सा होता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अनुसार यह कंपाउंड रूस के लिए युद्ध लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। अमेरिका पहले ही दुनिया को चेतावनी दे चुका है कि यदि कोई विदेशी कंपनी या बैंक रूस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल नेटवर्क से जुड़ता है या उसे सपोर्ट करता है तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर भारत की कोई कंपनी रूस को ऐसे संवेदनशील हथियार सामग्री भेजती है तो अमेरिका उस पर भी बैन लगा सकता है। अब बात करते हैं इस डील की बारीकियों की। भारत से HMX की 2 खेप भेजी गईं। पहली खेप लगभग $4,05,000 की थी जिसे रूस की कंपनी हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएशन सिस्टम्स ने खरीदा, और दूसरी खेप की कीमत $1 मिलियन से ज्यादा थी जिसे प्रोमसिंतेज नाम की एक दूसरी रूसी कंपनी ने खरीदा। ये दोनों कंपनियां रूस के समारा ओब्लास्ट इलाके में हैं जो कजाकिस्तान की सीमा के पास आता है। प्रोमसिंतेज को लेकर यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि यह कंपनी सीधे तौर पर रूसी सेना के साथ जुड़ी हुई है, यानी इस एक्सपोर्ट का संभावित इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हो सकता है। इस पूरी खबर से ये साफ हो जाता है कि भारत किसी भी कीमत पर यूक्रेन युद्ध में रूस की हार होते नहीं देखना चाहता। वजह साफ है, अगर रूस हारता है तो केवल रूस नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्री का बयान भी इसी दिशा में था, जब उन्होंने 2 टूक कहा था कि अगर यूक्रेन युद्ध में रूस हार गया तो पश्चिमी देश अगला निशाना चीन को बनाएंगे, और अगर चीन भी कमजोर पड़ गया तो भारत के पास कोई ऐसा ताकतवर सहयोगी नहीं बचेगा जिसके साथ मिलकर वो पश्चिमी देशों की दादागिरी को चुनौती दे सके। यानी अगर रूस और चीन दोनों कमजोर हो गए तो पश्चिमी देश भारत को भी अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करेंगे, आर्थिक रूप से भी, सैन्य रूप से भी और कूटनीतिक रूप से भी। अभी की स्थिति में भारत के पास एक जबरदस्त रणनीतिक संतुलन है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप की टेक्नोलॉजी और बाजार और दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे सामरिक साझेदार। लेकिन अगर रूस को ढेर कर दिया गया और चीन अकेला पड़ गया या कमजोर बना दिया गया तो भारत के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है
कि वो रूस की हार को रोकने के लिए जितनी हो सके उतनी मदद करता रहे, चाहे वो हथियारों के जरिए हो, तेल खरीद कर हो, या वैश्विक मंचों पर रूस के पक्ष में खड़े होकर नाटो झुके, यूक्रेन समझौता करे। लेकिन अगर पुतिन हार गए तो वो भारत के लिए दूरगामी खतरे का संकेत होगा, जिसे भारत हरगिज मंजूर नहीं कर सकता। ये वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां भारत और चीन को अपने पुराने मतभेदों को किनारे रखकर एकजुट होने की जरूरत है। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में ऐसा दौर बहुत कम आता है, जब दो बड़ी एशियाई ताकतों को अपने वजूद और भविष्य की रणनीति को एक ही दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। भारत और चीन के बीच हाल के दिनों में जो बातचीत हो रही है वह इसी का संकेत है। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया फिर से शुरू की है, सीमाओं पर तनाव कम किया जा रहा है और कई स्तरों पर संवाद तेज हुआ है, ताकि रूस, चीन और भारत का त्रिकोणीय गठबंधन पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रह सके। भारत के लिए ये रणनीति अहम है कि वह चीन के साथ रिश्ते सुधारकर अपनी सामरिक और कूटनीतिक ताकत को और मजबूत करे, ताकि रूस को भी यह एहसास न हो कि वह अकेला पड़ रहा है, क्योंकि अगर रूस कमजोर हुआ तो अगली बारी भारत की हो सकती है। उधर उत्तर कोरिया की भूमिका भी बेहद चौंकाने वाली और प्रभावशाली रही है। जिस तरह से उसने रूस के पक्ष में अपने हजारों सैनिकों की आहुति दी है, वह एक तरह से अमेरिका और नाटो को सीधी चुनौती है। ऐसे देशों को अब सिर्फ धन्यवाद ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक समर्थन और सलामी की जरूरत है, जिन्होंने पश्चिमी दादागिरी के सामने खड़े होने का साहस दिखाया है। क्योंकि अगर आज अमेरिका को कोई नहीं रोक पाया, तो आने वाले समय में वह सिर्फ अपनी सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि डॉलर, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और आर्थिक संस्थाओं जैसे अनगिनत हथियारों से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर शायद अगली सदी तक भी कोई देश उसे चुनौती देने की स्थिति में नहीं होगा, और फिर अमेरिका नया ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा, पूरी दुनिया से टैरिफ के जरिए खूब पैसे कमाएगा। इसलिए आज जो जंग लड़ी जा रही है वह सिर्फ रूस की नहीं, यह भारत, चीन, उत्तर कोरिया और बाकी निर्भरता से आजादी चाहने वाले देशों की जंग है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जहां भारत ने रूस को हथियार भेजे हैं, उसके बारे में जरा और जान लेते हैं। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू के एक अधिकारी ने दावा किया है कि रूसी कंपनी प्रोमसिंतेज का रूस की सेना से सीधा संबंध है। अप्रैल महीने में यूक्रेन ने इस कंपनी की एक फैक्ट्री पर ड्रोन हमला भी किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति के शीर्ष प्रतिबंध सलाहकार ने पुष्टि की कि भारतीय पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में इस कंपनी का नाम पहले भी आ चुका है। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत ने रसिया को जो हथियार दिया है वह कितना खतरनाक है। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारतीय कंपनी की तरफ से रूस को सप्लाई किया गया HMX एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक है, जिसे हाई एक्सप्लोसिव कहा जाता है। इसका इस्तेमाल केवल साधारण आतिशबाजी में नहीं होता, बल्कि यह खास तौर पर मिसाइल, बम, टॉर्पीडो और अन्य सैन्य हथियारों में किया जाता है। यह इतना ताकतवर होता है कि अत्यधिक तीव्र विस्फोट करता है और दुश्मन के बंकरों, जहाजों या बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर सकता है। इसलिए इसे आमतौर पर सिर्फ रक्षा उद्देश्यों के लिए माना जाता है। अमेरिका का ट्रेजरी विभाग, जो दुनिया भर में आर्थिक प्रतिबंध और नियंत्रण लागू करता है, उसे यह अधिकार है कि अगर कोई कंपनी रूस को ऐसे हथियार सक्षम सामान सप्लाई करती है तो उस पर सीधा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्योंकि रूस फिलहाल यूक्रेन के साथ युद्ध में है और अमेरिका खुलेआम रूस को समर्थन देने वालों पर कार्रवाई कर रहा है, इसलिए भारत की इस डील को अमेरिका गंभीरता से देख रहा है। अब भारत की तरफ से क्या सफाई दी गई है, ये समझना जरूरी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत हमेशा अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन करता है। जो सामान रूस को भेजा गया वो ड्यूल यूज आइटम की श्रेणी में आता है, यानी जिसे सिविल और मिलिट्री दोनों कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का कहना है कि ऐसे ड्यूल यूज उत्पादों के निर्यात पर भारत में पहले से ही एक सख्त कानूनी और नियामक ढांचा मौजूद है। मतलब कोई भी सामान बिना जांच और मंजूरी के बाहर नहीं भेजा जाता। हर डील के पहले भारत के संबंधित विभाग यह मूल्यांकन करते हैं कि वह माल कहीं गैरकानूनी या युद्ध के लिए इस्तेमाल न हो। इसलिए भारत मानता है कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा है, लेकिन अमेरिका की चिंता यह है कि रूस के सैन्य नेटवर्क को सप्लाई हुई चीजें, चाहे ड्यूल यूज हो या नहीं, युद्ध के लिए जरूरी संसाधन बन सकती हैं। इसलिए वह इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। उधर अमेरिकी विदेश विभाग ने टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन यह दोहराया कि रूस के सैन्य नेटवर्क से व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों पर
प्रतिबंध का खतरा बना रहेगा। साथ ही कहा गया कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है और अमेरिका उसके साथ हर विषय पर स्पष्ट बातचीत करता है। रूसी कंपनी प्रोमसिंतेज और हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएशन सिस्टम्स दोनों ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। अब जरा जान लेते हैं कि रूस में इस वक्त शोक की लहर क्यों है। देखिए, रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में जो चीन की सीमा के पास है, एक बेहद खौफनाक विमान दुर्घटना हुई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एंगारा एयरलाइंस का एक एंटोनोव AN-24 नामक पुराना सोवियत युग का विमान रूस के तैंडक क्षेत्र में उतरने वाला था, लेकिन वह अचानक रडार से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जब बचाव दल ने तलाशी शुरू की तो उन्हें घने साइबेरियाई जंगलों में मलबा जलता हुआ मिला, लेकिन उसमें कोई भी यात्री जीवित नहीं पाया गया। इस विमान में कुल 49 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई। जिस विमान से यह दुर्घटना हुई वह करीब 50 साल पुराना था और आज के आधुनिक सुरक्षा मानकों के मुकाबले बेहद पुराना और तकनीकी रूप से पिछड़ा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि ना तो उसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम थे, ना ही कोई ऐसा इमरजेंसी प्रोटोकॉल जिससे वक्त रहते चेतावनी दी जा सके। ऐसे पुराने विमानों का इस्तेमाल करना आज की तारीख में बहुत खतरनाक माना जाता है, खासकर साइबेरिया जैसे मुश्किल इलाकों में जहां मौसम, दूरी और नेटवर्क की दिक्कतें पहले से मौजूद होती हैं। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रूस में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वालों के लिए बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं। भारत रूस और उसके नागरिकों के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा है। यह दुर्घटना रूस के लिए एक बार फिर चेतावनी है कि पुरानी और जर्जर विमान सेवाएं किसी भी वक्त मौत का फंदा बन सकती हैं। 2011 में टॉम्स्क में हुए ऐसे ही एक विमान हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। अब टिंडा का यह हादसा रूस के विमानन इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में शामिल हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।